हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 बायोलॉजी। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप अपने आसपास में देखते हो तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप अपने आसपास में देखते हो। एक्चुअली में दिखते नहीं है, ये होते हैं। आप अपने नेल्स को चेक करो। आपके नेल्स की टिप जो है ना, आपके जो नेल्स है ना, उस पे कई थाउजेंड्स ऑफ एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी वर्तमान में है। ठीक है, माइक्रोस्कोप से जब देखोगे आप इसको, तब आपको पता लगेगा कि मतलब कई थाउजेंड्स आपके यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी आपके हाथों में होंगे। जम्स जिसको आप बोलते हो, ठीक है, तो उसको एक तरह से नॉर्मल लैंग्वेज में जम्स बोल देते हैं। और वही क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप इसमें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। उनके यूज और उनसे क्या अपने को एक तरह से नुकसान होता है, उन सब चीज़ों के बारे में अपन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में देखो, सबसे पहले द वेरी स्मॉल माइन्यूट ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सीन बाय द नेक्ड आई आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आप जो है डायरेक्ट अपनी आंखों से इसको नहीं देख सकते। इसके लिए आपको कुछ ऐसे मैग्नीफायर, कुछ ग्लासेज होते हैं उनकी वजह से, या फिर माइक्रोस्कोप्स होते हैं उनकी वजह से आप इनको देख सकते हो। डायरेक्ट आप इनको नहीं देख सकते। एंटोन वॉन लुवेनहॉक वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले किसने पता लगाया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं? उन साइंटिस्ट का नाम क्या था? एंटोन वॉन ल्यूमेनहॉक। सर ये क्वेश्चन अभी तक भी आता है ना कि सेल किसने डिस्कवर की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 है ना। और ये भी आता है डीपीपी में, पिछली बार भी थे। हाँ, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये डीपीपी में नहीं है। आप जब बाकी जब बाद में जब कंपटीशन के एग्जाम दोगे ना, तो उसमें भी ये छोटे छोटे क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। जैसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सबसे पहले खोज किसने की थी, डिस्कवर किसने किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को? तो वो कौन है? ए वी ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इन्होंने इसको खोजा था। दीज ऑर्गेनिज्म आर नॉट विजिबल बाय नेक्ड आई। अभी जैसे बताया, दे कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप और few can be seen with the magnifying glasses। देखो, कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए बहुत ही एक तरह से हाई पावर की माइक्रोस्कोप चाहिए होती है। माइक्रोस्कोप का मतलब होता है एक ऐसी मशीन होती है, उसमें बहुत सारे ग्लासेस लगे होते हैं, और वो ग्लासेस उस पर्टिकुलर थिंग को इतना मैग्नीफाई कर देते हैं, इतना मतलब जूम कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे कि आपको छोटी से छोटी चीज भी बहुत बड़ी दिखने लग जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। आपने देखा होगा जब कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो, आई डॉक्टर के पास जाते हो, कभी देखा हो तो वो जो है ना, मतलब आपके एक तरह से उसकी रीडिंग लेते हैं, आपके ग्लासेस की रीडिंग लेते हैं, तो वो एक तरह से माइक्रोस्कोप जैसा ही कुछ होता है। ठीक है, तो सर वो चश्मे के अंदर एक डालेंगे, फिर बोलेंगे अब दिख रहा है, नहीं दिख रहा, फिर दूसरा डालेंगे, फिर बोलेंगे नहीं दिख वो रहा। मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं जो आपको बोलते हैं ना, आपके चश्मे में जो डालते हैं, उनको बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लासेस। तो उनकी हेल्प से भी आप इनको देख सकते हो। माइक्रोस्कोप भी देखा था जब मैं हॉस्पिटल गई थी, तो वो डॉक्टर ऐसे गोले गोले इसके अंदर से देख रहे थे सर। हाँ, चलो आगे देखो। देर आर मोर देन 1 लाख काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। अभी तक देखो बहुत सारे तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलते हैं, उसमें से 1 लाख के आसपास डिस्कवर कर लिए गए, बाकी और भी हो सकते हैं, और ये हर जगह होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलते हैं। द मेजर ग्रुप्स इंक्लूड्स एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ। तो देखो, एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ, ये मैंने 5 टाइप के डिफरेंट टाइप के मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको बताया ना, इसी में सब हैं। इसी में ये 1 लाख जो है ना, ये सब इसी में आ गए, अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी। तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं अकरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कैसे दिखते हैं, उन सब चीजों के बारे में देख लेते हैं। तो इसको तनु रीड करो। Yes, sir. Occurrence of microorganisms. First, microbes are the tiny creatures which can be found everywhere, like air, water, desert, extreme hot, extreme cold, etc. Second, they can survive under all type of environment and in extreme harsh environmental conditions like hot spring, desert soil, saline water, ice cold water, and marshland lands. Third, they may exist in colonies, fungi and bacteria, or may be found isolated like amoeba. Fourth, they may they may be
free living or may be symbiotic or parasitic. Fifth, the microorganisms are also found on organic debris as the saprophytes. E. coli is a type of bacteria which lives in the small intestine of human being. Six, these are cosmopolitan in nature. Sir, cosmopolitan यानी बताएंगे अभी। देखो माइक्रोब्स जो होते हैं ये बहुत ही एक तरह से टीनी क्रिएचर हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं हर जगह पाए जाते हैं, लाइक एयर, वाटर, डेजर्ट, एक्सट्रीम कोल्ड, जैसे कि एक्सट्रीम हॉट जैसे डेजर्ट होते हैं, या फिर ये जो होते हैं ना लावा जहाँ से निकलता है मैग्मा, तो जो लावा और मैग्मा जो निकलता है वहाँ पे भी आपका ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। एक्सट्रीम कोल्ड जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिका में जैसे बर्फ जमी हुई है तो वैसी कंडीशन में भी ये रह लेते हैं। ओके, ये हर तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर लेते हैं। इनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें जरूरी होती नहीं है। हार्श एनवायरनमेंट कंडीशंस जैसे कि हॉट स्प्रिंग, जैसे मैंने बताया था ना, हॉट स्प्रिंग का मतलब होता है गर्म, एक तरह से नेचुरली जो हॉट एक तरह से लेक होती है, गर्म पानी की जो झीलें होती है उनको बोलते हैं हॉट स्प्रिंग्स। डेजर्ट सॉइल बहुत ज़्यादा एक तरह से कोल्ड भी होती है तो बहुत ज़्यादा हॉट भी होती है। सलाइन वाटर जैसे ओशियन वगैरह में, आइस कोल्ड वाटर जैसे अपने जो हाई एल्टीट्यूड पे जो लेक्स होती है ना, बहुत ज़्यादा ठंडी जो पानी की जो लेक होती है वो। मार्श लैंड का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं उगती है, बहुत ज़्यादा एक तरह से उसमें हाँ फैलो लैंड भी बोल सकते हैं, एरिड जोन भी बोल सकते हैं। ऐसी कंडीशन जहाँ पे कुछ भी वहाँ पे मतलब अगर कोई जाएगा तो वहाँ पे ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये आराम से सर्वाइव कर लेते हैं। देखो ये जो है इनमें से कुछ तो अकेले अकेले रहते हैं और कुछ कॉलोनी बना के रहते हैं, अपनी अपनी कॉलोनियों में रहते हैं। जैसे मैंने बताया ना, जैसे नेल्स की अगर आप टिप पे देखोगे तो बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगस आपको देखने को मिलेंगे। तो फंगस और बैक्टीरिया जो है ये एक तरह से कॉलोनियों में रहते हैं, ग्रुप बना के रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हाँ कई लाखों कई करोड़ों जो है ना छोटी छोटी जगह में ये पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो अकेले अकेले रहते हैं, जैसे अमीबा। जो अमीबा जो है ये अकेले रहता है और ये सिंगल सेल एक तरह से ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट देखते हैं, they may be free living और may be symbiotic और parasitic। ऐसे हो सकता है कि ये symbiotic क्या होता है, parasitic क्या होता है, आपने हाँ, पिछली बार बताया था। हाँ बताते हैं। देखो सुनो मेरी बात, जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक तरह से खुद का खाना खुद बना लेते हैं और अपने मस्ती में मस्त रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, अपना खाना बनाया खाया और अपना एक तरह से घूमते रहते हैं अपनी जगह पे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको दूसरों की जरूरत होती है, जैसे आज अभी आप क्या हो, आप एक तरह से सिम्बायोटिक या पैरासाइटिक हो। कैसे? आप किसके ऊपर निर्भर हो? अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर हो, क्योंकि आपके मैक्सिमम चीजें कहाँ से आती हैं, आपके चीजें जो देखने की चीजें उस कहाँ से, वो है पेरेंट्स। अपन प्लांट्स के ऊपर ही तो, पेरेंट्स भी प्लांट्स के ऊपर ही है। अरे नहीं, वो एग्जांपल बता रहा हूं मैं, आप किसके ऊपर डिपेंडेंट हो। तो अगर कोई इंसान मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो हो सकता है कि वो ह्यूमन हो सकता है कि वो प्लांट्स हो, या हो सकता है कि वैसा ही कोई दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म हो, तो उसके ऊपर अगर वो डिपेंडेंट है तो उसको बोलते हैं पैरासाइटिक, ठीक है, या फिर सिम्बायोटिक। जैसे आपने देखा होगा ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या होता है कि जो एल्गी है, अरे सुनो, जो ब्लू ग्रीन जो एल्गी होता है उसमें क्या होता है, एक तरह से एल्गी होती है और उसके ऊपर कुछ बैक्टीरिया होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो तो क्या देती है, उनको खाना बना के देती है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या देते हैं उसको, वो एक तरह से उसको रहने के लिए जगह देते हैं। जो कोरल रीफ्स होती है ना, कोरल रीफ, आपने नाम सुना होगा कोरल रीफ, ऑस्ट्रेलिया की कोरल रीफ है, तो उसमें कोरल्स होते हैं एक तरह से ऐसे, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये तो क्या करते हैं, कॉलोनी बना के एक ऐसे हार्ड सरफेस बनाते हैं और यहाँ पे जो रहता है उसको बोलते हैं एक तरह से पैरासाइटिक, जो इनके ऊपर निर्भर हो गया, मतलब एक सॉरी इनको बोलते हैं सिम्बायोटिक। दोनों जो ना अलग अलग काम डिवाइड कर लेते हैं, एक खाना बना रहा है तो एक उसको शेल्टर प्रोवाइड करवा रहा है। अगर दोनों काम करना बंद कर दे, अपना एक काम करना बंद कर दे, जैसे शेल्टर प्रोवाइड जो करवा रहा है, अगर वो शेल्टर प्रोवाइड ना करवाए, मतलब उसको रहने की जगह ना दे, तो क्या वो खाना बना सकता है? वो नहीं बना सकता, वो मर जाएगा। तो ऐसे दोनों एक दूसरे का सहारा बन के अपना जीवन निकालते हैं, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक। हाँ डाउट पूछो भाई। सर आपने सर एक बार ऐसे बताया था कि एक एक प्लांट होता है, उसके सर बेटा एक बिल्कुल डार्क ग्रीन की तरह से नेट जैसे उसके ऊपर सर पड़ी रहती है बिल्कुल,
फ्रेशली सर, उसको बेल, क्या बोलते हैं? अमर बेल बोलते हैं उसको। हाँ, अमर बेल सर। ये सर सिम्बायोसिस में ही आएगी ना? हाँ, ये सिम्बायोसिस में आएगी क्योंकि वो जिस प्लांट के ऊपर रहती है, नहीं नहीं सिम्बायोसिस में नहीं आएगी, पैरासाइट में आएगी। क्यों? parasite। क्योंकि ये जिस प्लांट के ऊपर रहती है उसी के ऊपर निर्भर है, उसी से न्यूट्रिएंट्स लेती है, उसी से अपना एक तरह से जीवन चलाती है। अगर वो प्लांट ही खत्म हो जाएगा तो वो जो उसके ऊपर जो अमर बेल होती है ना वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसको बोलते हैं पैरासाइट। सिम्बायोसिस में दोनों योगदान देते हैं, दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन पैरासाइट में सिर्फ एक एक के ऊपर निर्भर रहता है। एक दिन खाता है। जैसे, अरे एग्जाम्पल सुनो, जुएं होती हैं, जैसे अपने सिरों में जैसे बाल में जो है ना जुएं हो जाती है, तो जुएं क्या है? पैरासाइट है। वो किसके ऊपर निर्भर है? किसी और के ऊपर निर्भर है, तो वो क्या है? पैरासाइट है। जोंक होती है, वो भी पैरासाइट है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो पैरासाइट होती है। किसको? जुए को। मुझे नहीं पता बेटा। चलो आगे देखो। हाँ पूछो। चलो आप पहले पढ़ा लो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो फाउंड इन ऑन ऑर्गेनिक डेब्रिज लाइक सैप्रोफाइटिस। देखो सैप्रोफाइटिस का मतलब क्या होता है? जो मरे हुए जो एक तरह से ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, प्लांट्स और एनिमल्स, तो उनको बोलते हैं एक तरह से क्या? सैप्रोफाइटिस, जो उनके ऊपर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक मैटर। स्कैवेंजर्स बोलते हैं ना? अरे स्कैवेंजर्स जो होते हैं ना वो थोड़े बड़े एक तरह से एनिमल हो गए। सैप्रोफाइटिस का मतलब हो गया एक तरह से छोटे ऑर्गेनिज्म, उनसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको बोलते हैं सैप्रोफाइटिस। जो बड़े होते हैं उनको बोलते हैं आपके स्कैवेंजर्स। ठीक है, जैसे इकोलाई एक तरह से मतलब बैक्टीरिया है इकोलाई, और ये कहाँ रहता है? ये रहता है ह्यूमन के एक तरह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, छोटी जो आंत होती है, उसके अंदर ये इकोलाई नाम से एक बैक्टीरिया है, वो रहता है। अब ये देखो फ्रेंडली बैक्टीरिया है, ये अपने को हार्म नहीं पहुंचाता है, उल्टा ये अपने लिए थोड़ा सा बेनिफिट का काम करता है। क्या काम करता है वो अपन इसी चैप्टर में आगे देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ये बैक्टीरिया क्या है? अपने ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर ये एक पैरासाइट बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, कॉस्मोपोलिशन नेचर में होते हैं, मतलब कि कहीं पे भी ये एक तरह से पाए जा सकते हैं। कॉस्मोपोलिशन का मतलब होता है कि पूरे संसार में, पूरे एक तरह से ब्रह्मांड में कहीं पे भी आपका अस्तित्व होना या फिर एग्जिस्टेंस आपका होना, तो उसको बोलते हैं कॉस्मोपोलिशन। पूरे यूनिवर्स में आपका एग्जिस्टेंस होना, मतलब कि आप पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी रह सकते हो, उसको बोलते हैं कॉस्मोपोलिशन। तो सर इंसान भी सर कॉस्मोपोलिशन है क्या? हाँ सर, चले जाओ मार्स पे, बिल्कुल चले जाओ मार्स पे। अरे बेटा मून पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ। ह्यूमन कॉस्मोपोलिशन नहीं है। ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो होते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप देखोगे ना, तो ये आपको मार्स और मून जैसी जगहों पे भी मिलते हैं और अपने यहाँ पे मिलते हैं। मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी मैंने आपको 5 अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताए थे ना, उनको एक बार थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखो 5 ग्रुप कौन कौन से हैं। वो ग्रुप हैं बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गी और फंगस। सबसे पहला इसमें देखेंगे बैक्टीरिया, और इसको रीड करेगी अंजनी। These are prokaryotic and unicellular organisms. Second, these are single cell organisms found in the wide range of habitats ranging from glacier to deserts and hot spring. Example, Lactobacillus, Rhizobium, etc. Third, bacteria occur in 4 main shapes: spherical, rod-like, sphere, and coma vibrio. First, spherical bacteria are called Coci singular Coccus. Rod-like bacteria are called Bacillus singular Bacillus, and spiral-shaped bacilli are called Spirilla, and comma-shaped bacteria are called Vibrio. ओके, देखो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एक तरह से प्रोकैरियोटिक एक यूनिसेलर एक ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलर का मतलब होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इसमें सिर्फ सिंगल सेल होती है। और प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, देखो सेल जो होती है ना, ऐसे एक सेल होती है और इसमें एक ऐसे न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के ऊपर भी क्या होती है? एक सेल होती है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? डीएनए होते हैं, प्लाज्मा ऐसे जो है। और बाकी इसमें जो क्या है? प्लाज्मा भरा हुआ होता है। ठीक है, सेल वॉल जो है ये बाहर वाली है, सेल वॉल जो है ये बाहर वाली लेयर है, इसको बोलते हैं सेल वॉल। और ये जो है, हाँ सेल मेम्ब्रेन बोलो या फिर सेल वॉल बोलो, बात एक ही है। ठीक है, जो बाहर वाली जो एक तरह से जो उसकी जो डिफेंस प्रोवाइड करवाती है उसको बाहर। ये किया ना, हाँ, ये क्या है? ये इसके न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, इसके न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल, हाँ प्लाज्मा नहीं है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। तो कोई
देखो कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ये न्यूक्लियस के ऊपर जो ये मेम्ब्रेन होती है ना, ये कई में होती है और कई में नहीं होती है। तो जिनमें ये अब्सेंस होती है ना, जिनमें ये नहीं होती है, उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या बोलते हैं उनको? जिनमें क्या नहीं होती? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल कोई ये एनिमल्स में न्यूक्लियस के ऊपर कोई सेल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। हाँ सर एक तो ब्लू ग्रीन एल्गी और एक बैक्टीरिया। हाँ, अरे सुनो मेरी बात। ये जो इसके न्यूक्लियस के अंदर जो मेम्ब्रेन है, अगर वो अब्सेंस रहेगी, वो नहीं पाई जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा? उसको बोलते हैं यूकेरियोटिक। और जिसमें ये पाई जाएगी, जैसे ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस के सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है। ये जो ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स ये सब होते हैं ना, इनमें सॉरी, इनमें सेल मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस के जो सेल है उसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, और उसको क्या बोलते हैं? यूकेरियोटिक। उसको बोलते हैं यूकेरियोटिक। ओके, तो बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया है अपना प्रोकैरियोटिक। सर ये यूकेरियोटिक समझ में नहीं आया। अरे जिसमें ये सेल मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं यूकेरियोटिक, और जिसमें नहीं होती है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। सर वो यूकैरियोटिक होता है सर, वो यूरोकैटिक नहीं होता, यूरोकैटिक होता है सर। EUKARYOTIC। हाँ हाँ, वो बोलने में यू आता है, लेकिन वो आता है ऐसे है। हाँ सर वो वही बात है ना सर जो मैं बता रही हूँ। हाँ हाँ, वही है। हाँ ठीक है सर। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और इसके अलावा ये बहुत अलग अलग तरह की जगह पे रह सकते हैं। जैसे ग्लेशियर में भी रह सकते हैं, तो डेजर्ट्स में भी रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग में भी रह सकते हैं। एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है, एक तरह से आप देखो तो ये दूध में, कर्ड के काम में आता है हाँ, कि मिल्क दूध, को कट कर देता है। दूध को ये आप जब कर्ड में कन्वर्ट करते हो, तो उसके लिए जो बैक्टीरिया काम में लेते हो उसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। जावण बोलते हो ना जिसको, वो ही क्या है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है। और बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवाणु। ठीक है। जीवाणु। माइक्रोऑर्गेनिज्म सर सूक्ष्म जीवाणु। सूक्ष्म सूक्ष्म जीव। कहाँ जाएगी हिंदी पढ़ के? चलो, ये नेक्स्ट एग्जांपल है राइजोबियम। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? वो नोड्यूल में रहता है सर, वो भी लेग्यूमिनस प्लांट के। लेगुमिनियस प्लांट में, जो मैंने बताया था ना कि उसके रूट्स में रहता है, वो एक तरह से कुछ नोड्यूल्स होते हैं, उनमें जो बैक्टीरिया होता है उसको जो ये क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एक तरह से अपने लिए फ्रेंडली है राइजोबियम। तो बैक्टीरिया ये होता है। बैक्टीरिया जो है एक तरह से अलग अलग तरह के शेप में होते हैं। 4 इसके डिफरेंट टाइप शेप्स होती हैं। जैसे स्पाइरिकल, इस तरह से ये क्या होगा? ऐसे होगा, इसको बोलते हैं स्पाइरिकल। ओके। या फिर होगा ये रोड लाइक शेप, सेल मतलब ऐसे ऐसे होगा, तो उसको बोलेंगे रोड लाइक। और स्पेरिकल, स्पेरिकल का मतलब होता है राउंड राउंड होगा। स्पेरिकल हाँ। हाँ, स्पाइरल का मतलब इस तरह से रिंग के जैसा होगा, ऐसे स्प्रिंग होती है ना वैसे। और कोमा टाइप मतलब ऐसे। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप शेप है, और उनके डिफरेंट टाइप शेप है, तो उनके कुछ एग्जांपल्स भी हैं। जैसे जो स्पेरिकल होते हैं ना, जैसे ये राउंड शेप में हो जाते हैं, उन बैक्टीरिया को बोलते हैं लौकी। अगर बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ है तो उसको बोलते हैं कोकी। कोकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोकी। और अगर सिंगल है तो उसको बोलेंगे कॉकस। तो कोकस एक सिंगुलर फॉर्म है, और कोकी क्या है? एक प्लूरल फॉर्म है। रॉड लाइक सेल, देखो ये रे आपके पास सेकंड नंबर के, इनको बोलते हैं बैसिली। तो अगर बहुत सारे हैं तो उनको बोलेंगे बैसिली, सिंगल है तो क्या बोलेंगे? बैसिलस। स्पाइरल, जैसे ये स्प्रिंग जैसा होता है ना, उसको बोलते हैं स्पाइरिला। तो स्पाइरिला अगर है तो वो क्या होगा? उसका स्पाइरल टाइप उसकी शेप होगी। कोमा टाइप जो होगा उसको बोलते हैं विब्रियो। तो ये कुछ बैक्टीरिया के शेप्स हैं, आपको थोड़ा सा बस इनको इमेजिन करके याद करना है। ठीक है, इनकी शेप को इमेजिन करके आपको याद करना है। सेकंड टाइप इसमें आता है, वो आता है फंगस या फिर फंगी। फंगस होता है सिंगल फॉर्म होता है, और फंगी क्या है? प्लूरल फॉर्म है। इसको रीड करेगी आसमी। Fungi. These are multicellular heterotrophic organisms, non-green, which lack of chlorophyll and cannot be synthesize their own food. Some of them depend on dead and decomposed organic matter and are known as saprophytes. Fungi may be unicellular or multicellular. The outermost covering is the cell wall, which is made up of chitin. Example: Penicillium aspergillus,
Saccharomyces, yeast, agaricus, mushroom, etc. देखो जो फंगस जो होती है ये मल्टी सेलुलर होती है, इसमें बहुत सारी एक तरह से सेल मिलके और फिर बाद में फंगस बनाती है। और हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड ये होते हैं। नॉन ग्रीन विच लैक क्लोरोफिल, नॉन ग्रीन मतलब कि ये ग्रीन कलर का इसमें सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, वो नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है, तो फंगस दिखते तो ऐसे ही हैं, जैसे आपने ये तो देखा ही होगा, अक्सर जब बरसात होती है तो ऐसी फंगस जो है जमीन पे आपको पेड़ों के नीचे देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं एगेरिकस। ठीक है, सम ऑफ देम डिपेंड ऑन डेड और डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर्स नॉन एज सैप्रोफाइटिस। कुछ ऐसे होते हैं कि जब कभी कोई डिकेइंग कोई मैटर है, कोई अगर डिकम्पोज हो रहा है कोई मैटर, कोई जैसे प्लांट्स है या फिर एनिमल्स हैं, ह्यूमंस है, अगर आप उनको ऐसे ही छोड़ दो मरने के बाद में, तो उन पे क्या होता है, एक तरह से ये छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं फंगस, अगर वो उसमें आ जाती है तो ये इसको क्या करते हैं, एक तरह से खाना स्टार्ट करते हैं। और जब ये खाते हैं तो ये क्या करते हैं, उसको वापस से मतलब उसको क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन में भी ये वापस से योगदान देते हैं। ये नाइट्रोजन को फिर से एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। जो नाइट्रेट और नाइट्राइट होता है ना, उसको कन्वर्ट करके ये क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन में वापस से कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर करते हैं। ये साइप्रोफाइटिस होते हैं। साइप्रोफाइटिस का मतलब कि क्या होता है कि जो डेड और डिकम्पोजिंग जो मैटर है उनका एक तरह से डिकम्पोजिशन में जो हेल्प करते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, साइप्रोफाइटिस, मतलब इनके ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं। फंगस में भी यूनिसेलर और मल्टी सेलुलर, ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जो हैं वो इसमें से क्या है, मल्टी सेलुलर ही आपको देखने को मिलते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग इज सेल वॉल विच इज मेड ऑफ काइटिन। देखो जो आपके इसमें फंगस होती है ना, उसकी सबसे बाहरी जो सेल होती है, जिसको सेल एक तरह से सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो या सेल वॉल भी बोल सकते हो, तो ये क्या होता है, ये काइटिन से बनी होती है और ये बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है। काइटिन जो होता है ये बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे पेनिसिलियम, एस्पेरजिलस, और इसके अलावा है सैचरोमाइसिस, या फिर यीस्ट बोल सकते हैं, या फिर अगेरिकस, या फिर मशरूम जिसको आप बोलते हो। तो मशरूम क्या है, मशरूम क्या है, एक फंगस है, और मशरूम का साइंटिफिक नेम क्या है, अगेरिकस। ये कुछ एग्जांपल्स है। यीस्ट देखो, यीस्ट का मतलब क्या होता है, जो कि बेकरी इंडस्ट्री में काम में आता है ना, बेक करने में, तो उसको बोलते हैं यीस्ट। ये है राइजोपस और ये है पेनिसिलियम। देखो पेनिसिलियम जो फंगस है ना, इससे मलेरिया को ठीक करने की दवाई बनती है। पेनिसिलियम फंगस है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। हाँ। सर ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था, पेनिसिलियम, और इससे मलेरिया को ठीक करने की दवाई बनाई जाती है। क्योंकि इसके सर बाद सर यीस्ट का यूज, यीस्ट से तो अल्कोहल बनाया जाता है ना। हाँ अल्कोहल बनाया जाता है। बेकरी जो इंडस्ट्री होती है उसमें, फर्मेंटेशन की प्रोसेस हाँ से आपके जैसे जो केक वगैरह खाते हो ना, केक वगैरह खाते हो तो उसको बेक करते हैं, ब्रेड, तो उसमें यीस्ट का यूज किया जाता है। वो क्या है, सर ब्रेड अब से अगर आपको कोई पूछेगा तो यीस्ट क्या है, एक फंगस है, ना कि बैक्टीरिया और वायरस। ये क्या है, फंगस है। आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है, तो ये क्या है, फंगस है। नेक्स्ट आता है इसमें प्रोटोजोआ, इसको रीड करेगी सौम्या। Unicellular eukaryotic microorganisms. Protozoa can be found in water, soil, in free living from and as parasites. Also, example Plasmodium, a typical protozoan contains as well developed nucleus and membranes, bonded cells, organelles. Example amoeba, Paramecium. देखो प्रोटोजोआ होता है, ये एक तरह से यूनिसेलुलर ही होता है, मतलब कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। यूकेरियोटिक होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके सेल के ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, मेम्ब्रेन से ये ढका हुआ होता है, इसलिए क्या हो गया, यूकेरियोटिक हो गया। ओके, और प्रोटोजोआ है वाटर और सॉइल में एक तरह से फ्रीली भी हो सकता है या फिर किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी हो सकता है। जैसे प्लाज्मोडियम,
एक प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआ है। और ये प्लाज्मोडियम किस में रहता है, ये रहता है सर ये फी- प्रोटोजोआ में होता है और इससे मलेरिया इससे होता है मलेरिया। सुनो मेरी बात, प्लाज्मोडियम खुद प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ है। और ये किसके ऊपर रहता है, ये रहता है जो फीमेल एक तरह से एनाफिलीज, एक मॉस्किटो होता है फीमेल एनाफिलीज। एनाफोलिस होता है, एनाफिलिस। हाँ तो फीमेल, हाँ फीमेल जो एनाफिलीज जो एक मॉस्किटो होता है उसके ऊपर, मतलब उसके अंदर रहता है, उसके बॉडी में रहता है क्या, प्लाज्मोडियम। इसलिए क्या है, पैरासाइट है, मतलब दूसरे के ऊपर ये एक तरह से डिपेंडेंट है। ओके, प्रोटोजोआ सर प्रोटो ये जो है प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। हाँ तो हाँ, प्लाज्मोडियम से टाइफाइड मलेरिया होता है। मलेरिया। तो मलेरिया अगर आपसे पूछे कि मलेरिया किस कौन से एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, तो आप क्या बोलोगे, वायरस, बैक्टीरिया, फिर प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, क्योंकि एक्चुअल में जो प्रोटोजोआ जिससे वो मलेरिया होता है वो क्या नाम है उसका, प्लाज्मोडियम। एक्चुअल में तो प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम। जो फैमिली क्या है उसकी, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। ओके, इसके बाद में देखो मैंने जैसे बताया इसमें न्यूक्लियस होता है, एक तरह से पूरी तरह से डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और उसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, और इसीलिए ये क्या है, यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। एग्जाम्पल देखो तो प्रोटोजोआ में अमोबा है और पैरामीशियम है। ये कुछ पैरामीशियम। एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ के। इनको एक एक करके ही पढ़ेंगे अपन आगे। नेक्स्ट आता है एल्गी। एल्गी जो होता है, सारा बच्चों को टर्न आ गया सर, अब दोबारा वही करनी हाँ शुरू सुनो कर मेरी देंगे। बात, जो एल्गी होता है ये क्या होता है, यूनिसेलुलर हो सकता है या फिर मल्टीसेलुलर हो सकता है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि ग्रुप में उनकी सेल होती है। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि अपना खाना खुद से बना सकते हैं। कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इसमें ये क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ना, इसकी वजह से ये अपना खाना खुद बनाते हैं, और इसीलिए क्या है, ये Photosynthesis की process को perform ऑटोट्रॉपिक करते हैं। एक तरह से ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्लोरोफिल से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की एक पूरी की पूरी एक प्रक्रिया होती है, और उससे ये अपना खाना बनाते हैं, इसलिए क्या है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत भयंकर भयंकर एग्जाम्पल नाम लिखे हुए हैं, जैसे क्लाइमाइडोमोनास। क्लाइमाइडोमोनास एक एल्गी है। इसके अलावा स्पाइरोगेरा ये है, और क्लोरेला और वोल्वेक्स, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे एक आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है। इसमें देखो ये जो बाहर वाली जो लेयर है ना, ये जो लेयर है ये है क्या, सेल वॉल। इसमें ये जो राउंड राउंड दे रखा है ना बीच बीच में, ये क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के ऊपर जब कोई लेयर होती है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन। उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और उस पूरी सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के बाहर क्या है, प्लाज्मा भरा हुआ होता है। और फिर प्लाज्मा किससे कवर होता है, सेल वॉल से कवर होता है। और सेल वॉल के अंदर से ये सब चीजें होती है, मतलब एक पूरी सेल किससे बनी होती है, उसमें बहुत सारे एक तरह से पार्ट्स होते हैं। जैसे कि पूरी सेल है तो उसमें सेल वॉल हो गई, उसके बाद उसमें प्लाज्मा होगा, फिर उसमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस की भी वॉल होगी, उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और फिर उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइजोबियम, ये सारी चीजें उसमें सेल के अंदर होती है। और उसी में क्या होता है, हाँ अलग अलग तरह के, हाँ अलग अलग तरह की जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी अलग अलग तरह की सेल होती है। किसी में राइजोबियम होता है, किसी में नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे आपको आगे दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट है सबसे लास्ट, वो आता है वायरस। ठीक है, सबसे डेंजर और सबसे एक तरह से जिसको बोलते हैं खतरनाक, और ह्यूमंस के लिए तो एक तरह से ये बहुत ही खराब होता है वायरस। कैसे, वायरस जो है एक तरह से स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है सब में। अगर मैं बताऊं सब में कौन से, जो 5 मैंने अलग अलग तरह के आपको बताए, उनमें सबसे स्मॉलेस्ट ये है। आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो, वैसे नहीं देख सकते। और सर बैक्टीरिया से भी ये स्मॉल होता है। They do not show most of the characteristics like living things. For example, they do not respire, feed, grow, excrete or move on their own. देखो जो वायरस होते हैं ना, ऐसे होते हैं कि अगर ये एक जगह पे ऐसे रखा हुआ है ना, वायरस एक जगह पे है, जैसे मान के चलो ये मैंने यहाँ पे एक डॉट बनाया, इसमें बहुत सारे वायरस है। आप कई थाउजेंड मतलब कि लैक्स ईयर्स के बाद में भी देखोगे तो ये यहाँ पे ऐसे कैसे रह सकता है, जिंदा बिना मरे रह सकता है ये, क्योंकि इसमें ना कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिए इसको, ना कुछ खाना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए इसको। जब ये किसी के संपर्क में आता है ना, वायरस जब किसी के संपर्क में आता है तब ये अपना ये सारी चीजें एक्टिव कर देता है, और उसके बाद में ये क्या होता है, एक तरह से डेंजरस हो जाता है।
सर किसके संपर्क में आता है और कब एक्टिव होता है? किसी इंसान जब किसी इंसान नहीं, किसी और ऑर्गेनिज्म में, अब वो organism। इंसान हो सकता है, प्लांट हो सकता है, या फिर कोई इसी के जैसा कोई वायरस हो सकता है। ठीक है। सर हाँ हाँ बोलो। सर ये जो वायरस होता है सर वो लिविंग और नॉन लिविंग चीजों की सर बॉर्डर लाइन पे आता है सर, उसको देखा जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है। सर। ये बहुत नहीं, ये बहुत दिनों तक जो है एक तरह से डीएक्टिव रह सकता है, इसीलिए इसको नॉन लिविंग थिंग्स की तरह भी देखते हैं। और ये एक्टिव भी होता है, जैसे कि आपने देखा कोरोना वायरस किसी और के संपर्क में आता है, कितना जो स्पीडली फैल रहा था। वो कोरोना वायरस का एक अलग से साइन था ना, ऐसे कोरोना वायरस को ऐसे ऐसे फिर कोरोना मतलब उसका जो था ना उसका साइन सिंबल डायग्राम जो था ना उसका कोरोना वायरस का, तो सर वो डायग्राम रियल था कि उसको माइक्रोस्कोप से देखा गया था और वो वैसा ही दिखता है? वो वैसा ही दिखता है, वो वैसा ही दिखता है, इसीलिए तो उसका नाम कोरोना था। तो देखो कोरोना का मतलब क्या होता है, क्राउन से लिया गया, तो वो क्राउन शेप में उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ऐसे रानी महारानी के जैसे सिर के ऊपर क्राउन होता है ना, तो वैसा उसका वो शेप होता है, इसीलिए उसका नाम क्या था, कोरोना। तो दुनिया का साइंटिस्ट है सर, उसको देखा है सर उसको? हाँ हाँ देखा है तभी तो, अरे बेटा देखा है तभी तो दवाइयां बनी है, वैक्सीन बनी है, बिना देखे थोड़ी ना बनती है। चलो नेक्स्ट देखो, दे आर जस्ट कैपेबल ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरिया सेल्स। जैसे ये इनके संपर्क में आएगा ये एक्टिव हो जाएगा। एज लॉन्ग एज वायरसेस आर आउटसाइड द लिविंग सेल्स they behave as non-living things, but as soon as viruses enter enter the living cells of the other organism, they start behaving like living by carrying out the process of reproduction. मैंने बताया ना ये बहुत सालों तक डीएक्टिव पड़ा रह सकता है, और जैसे ये किसी दूसरी सेल या फिर दूसरे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके संपर्क में आएगा, वैसे ही अपने आप को एक्टिव कर देगा। एक्टिव करने से मतलब ये अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा, मतलब अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। ओके सर प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ ऑन काइंड ऑफ जनरेशन। हाँ, ये hence viruses are said to be on the border line dividing the living things from non-living things. Okay, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, ये एक तरह से उन दोनों के बीच की जगह पे है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, उसके बीच की जगह पे ये इसको रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, मैंने रीजन आपको बता दिया। एग्जाम्पल है जैसे हर्पिस वायरस होता है और पोलियो वायरस होता है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख लेना कोरोना वायरस, ये सारे क्या है, वायरसेज होते हैं। ठीक है, अभी अपन देखो इन्हीं वायरसेस को अपन आगे देखेंगे। सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुन लो शांत। कल अपन इसी क्लास में देखेंगे कि ये जो अपने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे ना, इसमें से कुछ फ्रेंडली होते हैं, कुछ उसमें आपके एनिमी होते हैं। तो कैसे ये बिहेव करते हैं, क्या क्या इसमें चीजें होती हैं, उन सबको अपन डीप में पढ़ने वाले, कौन कौन से ये डिजीजेज फैला सकते हैं, कल अपन इसको देखने वाले हैं। आपका काम ये है, कोली जो होता है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, बट ई कोली तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी होता है, तो जगह से होता है। अरे वो दोनों में होता है, इंटेस्टाइन में दोनों में होता है। ठीक है, इक्वली। ओके देखो कल का आपका होमवर्क इसमें बायो में ये रहेगा कि आपको इसको रीड करके आना है पूरे चैप्टर को, और आगे समझने के लिए इजी रहेगा। आज की क्लास में इतना ही है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।